अजीज़ दोस्तों नमस्कार। अजीज़ दोस्तों, बांग्लादेश के हवाले से और रीजन के हवाले से जो नए हेनरी किसिंगर हैं वो क्या कर रहे हैं इसके ऊपर आता हूँ। पहले एक बंगाली की स्टोरी आपके सामने रखूँ। आपको याद होगा कि एक बड़े भारत के फिलोसोफर थे, नाम मैं भूल रहा हूँ, वीर सावरकर जी थे शायद, जिन्होंने कहा था कि एक हिंदू अगर कन्वर्ट होता है, मुसलमान हो जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक हिंदू कम हो गया। इसका मतलब ये है कि एक हिंदू दुश्मन बढ़ गया। और जो कन्वर्ट होता है वो फिर हिंदुज़म के ख़िलाफ़ काम करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे लंदन में एक इंडियन कपल है जो मुझसे मिले थे, और उन्होंने बताया कि उनका जवान बेटा जो कि एक फर्म में एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पे है, वो कन्वर्ट हो गया अचानक। जबकि ये फैमिली वेरी प्रैक्टिसिंग, रोज़ आरती होती थी, रोज़ सब कुछ होता था, और वो कन्वर्ट होके फिर उसने कहा मैं अपने माँ बाप के पाँव नहीं छू सकता क्योंकि मैं सिर्फ अल्लाह के आगे झुकने का ऑर्डर है। और गज़ा के मामले पे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने लगा और बहुत कुछ हुआ। ये बड़ा एक पता नहीं कैसे ये चीज़ें होती हैं। तो ये कहानी है, एक बांग्लादेश के हिंदू हैं 45 साल के, सजित चंद्रा। ये इन्होंने 2 बिजनेस डिग्री ली, एक डॉक्टरेट पीएचडी ली जापान की यूनिवर्सिटी से, और ये एक हिंदू फैमिली में पैदा हुए थे ढाका में। और कई इन्होंने डॉक्यूमेंट्स भी लिखे, 2 डज़न के ऊपर पेपर्स ऑन बिजनेस स्टडीज़ भी लिखे, जैपनीज यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, और जैपनीज वाइफ थी। अब इनकी शक्ल ऐसी है। और इन्होंने कहीं 2008 में इस्लाम कबूल कर लिया। और ये है कि पहली बार इनकी फैमिली ने देखा कि इनके चेहरे पे शरई इस्लामिक दाढ़ी है, और फैमिली इनके हैरान रह गई। लेकिन बहरहाल ये मुसलमान हो गए, बात यहाँ तक नहीं थी। इन्होंने अपना नाम सजित चंद्रा से मोहम्मद सैफुल्ला ओज़की रखा, और आज तक इसी नाम से पहचाने जाते हैं। 2014 में इन्होंने आईएसआईएस ज्वाइन कर ली, और वो मुजाहिदीन बांग्लादेश से इकट्ठे करते थे आईएसआईएस के लिए। और उन्होंने बांग्लादेश में आईएसआईएस की जो इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश, उसको ज्वाइन किया। और वहाँ पे एक गाजी सोहन करके आदमी था, उससे कांटेक्ट में रहे। गाजी सोहन की बहुत बड़ी इच्छा थी कि वो खुद जाके जिहाद करें और इराक सीरिया में जाके जिहाद करें। तो इसके लिए इस ओज़की ने इनकी मदद की और उनको स्पॉन्सरशिप पे जापान बुलाया, जापान में वीज़ा पे बुलाया, और फिर जापान के वीज़ा होने की वजह से इनको तुर्की का वीज़ा आसानी से मिल गया, और ये तुर्की गया, और तुर्की जाके वहाँ से सीरिया गया और वहाँ पे जिहाद करने लगा। गाजी सोहन तो इस तरह से चला गया। अब ये बांग्लादेश में जमा करते थे, मुजाहिदीन को टारगेट करते थे, स्टूडेंट्स को, ख़ास तौर पे ढाका की कॉलेज के लोगों को, और उनको जमा करके भर्ती किया जाता था आईएसआईएस के लिए। ओज़की ने इसके बाद जापान छोड़ दिया और बुल्गारिया चला गया, और उसने बुल्गारिया से कैसे अपने सीरिया गया ये पता नहीं चलता। ये उस वक्त तक सैलरी लेता था जापान की यूनिवर्सिटी से जहाँ पे ये पहले पढ़ाता था, और 2015 में ये आईएसआईएस की लीडरशिप से बहुत करीब हो गया। जून 2015 में इसको बांग्लादेश में विलायतुल बंगाल नामी ऑर्गेनाइजेशन का चीफ बनाया गया, जिसका ये झंडा था, और यही करता रहा आखिर तक। वो बांग्लादेश में टेररिस्ट और एक्टिविटीज़ में भी हिस्सा लेता था, और ज़्यादातर
कॉलेजेस ऑफ ढाका से स्टूडेंट जमा करता था। 2016 में आईएसआईएस के मैगजीन दाबिक में इसका इंटरव्यू छपा था, जिसमें इसने कहा था कि बांग्लादेश की हिंदू माइनॉरिटीज़ को ख़त्म कर देना चाहिए क्योंकि ये गाय की पूजा करते हैं और एंटी इस्लामिक प्रोपेगेंडा करते हैं। 2016 के जुलाई में 1 जुलाई को इसने पहला टेररिस्ट अटैक किया। होली आर्टिसन बेकरी ढाका पे बम धमाका हुआ, जिसमें 20 सिविलियंस जो कि यंग स्टूडेंट थे और 5 पुलिस वाले मारे गए थे। ओज़की ने खुद ये धमाका नहीं किया था, लेकिन ये मास्टरमाइंड था इसके पीछे। मार्च 2019 में आईएसआईएस की जब पावर ख़त्म हुई और अब इसका जो बगदादी था, अल बगदादी खलीफा आईएसआईएस का, वो जब मारा गया तो इसने भी सरेंडर कर दिया और गिरफ्तार हुआ अमेरिकी फ़ौजों के हाथों। अज़ीज़ दोस्तों, ये छोटी सी आपके सामने कहानी रखनी थी कि इस तरह होता है। एक हिंदू जब कन्वर्ट होता है ना, तो वो इस हद तक चला जाता है। अज़ीज़ दोस्तों, कन्वर्ट ना हो तो भी जिस तरह बांग्लादेश में चीज़ें हुई हैं। अज़ीज़ दोस्तों, ये है डोनाल्ड लू। डोनाल्ड लू असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर साउथ एशिया है और इसको टास्क दिया गया है साउथ एशिया के कंट्रीज़ में अपने यूनाइटेड स्टेट्स की डीप स्टेट की मतलब की सरकारें बनाने का, और जहाँ पे सरकार इनकी मर्ज़ी से नहीं चलती उनको किसी भी तौर पे तब्दील करना। और इसने बड़ी कामयाबी से चीज़ें की हैं। देखें, डोनाल्ड लू है ना, ये साउथ एशिया में काफ़ी चीज़ों के ऊपर कंटिन्यूसली काम करता रहा है और इसने जब से ये ओहदा संभाला है 2021 में, तब से साउथ एशिया की कई सरकारों में चेंजेस आई हैं। डोनाल्ड लू ने श्रीलंका में राजापक्सा की सरकार को गिराया। सेम मोडस ऑपरेंडी था जो बांग्लादेश में हुआ, और राजापक्सा को भागना पड़ा क्योंकि चाइना का इन्फ्लुएंस वहाँ पे बढ़ता जा रहा था श्रीलंका में। इन्होंने चाइना के इन्फ्लुएंस को रोकना था। फिर म्यांमार में मिलिट्री कू हुआ जैसे बांग्लादेश में हुआ, वो सरकार चेंज हो गई, डेमोक्रेसी की चादर लपेट दी गई। फिर अफ़गानिस्तान, तालिबान से नेगोशिएट करके अमेरिका अफ़गानिस्तान छोड़ के जाता है। इसका मतलब तालिबान अमेरिका के जो एग्रीमेंट है उसमें आ गए थे। अमेरिका काफ़ी हद तक अफ़गानिस्तान से बेफिक्र हो गया था। फिर ये इंडिया और बांग्लादेश, इनके 2 बड़े टारगेट थे। 2 ऐसे लीडर थे बांग्लादेश के और भारत के जो इनके डिक्टेशन पे नहीं आते थे, जो पब्लिक पॉपुलैरिटी में बहुत आगे थे, जिनके पास ज़बरदस्त मैंडेट इलेक्शंस के नतीजे में था और जो काफ़ी कंटिन्यूस इलेक्शन जीतते आ रहे थे। बांग्लादेश की हसीना वाजिद 3 बार प्राइम मिनिस्टर रह चुकी थी। जनवरी में इनका 4था इलेक्शन था। और भारत के प्राइम मिनिस्टर 2 बार प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे और अर्लियर दिस ईयर इनका 3रा इलेक्शन था। और नज़र यही आ रहा था कि ये सब जीत जाएंगे इलेक्शन। तो ये दोनों सरकारों को डोनाल्ड लू के ज़रिए बड़ा ज़बरदस्त प्रेशराइज़ किया गया। याद रहे कि इससे पहले इमरान खान की सरकार को भी इसी डोनाल्ड लू के कहने पे गिराया गया था और वहाँ भी आर्मी को एक्टिवेट किया गया था। यानी अमेरिका की डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि डेमोक्रेसी मीन्स कि हमारी मर्ज़ी की सरकार हो, चाहे वो आर्मी के ज़रिए आए, जैसी म्यांमार में आई, जैसे बांग्लादेश में आई, जैसे श्रीलंका में आई और जैसे पाकिस्तान में आई। भाई आप ये देखें ना कि ये सारी सरकारें मिलिट्री के ज़रिए चेंज की गई। भारत में ऐसा इसलिए नहीं है कि भारत की ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं है कि मिलिट्री पॉलिटिक्स में इंटरवीन करे। ना भारत के मिलिट्री के लीडर्स इनके कांटेक्ट में आते थे। भारत में ये मसला पॉलिटिशियंस के ज़रिए होता है।
और एक खबर ये भी है कि लास्ट ईयर भारत के राहुल गांधी जो हैं वो अमेरिका के दौरे पे गए थे, और जब खूब भारत के खिलाफ बकवासियात की थी उस वक्त ये मिले भी थे डोनाल्ड लू से, जिसकी ज़ाहिर है कोई कंफर्मेशन नहीं आती कि इतना सीक्रेट ये काम होता है, लेकिन ये चीज़ें हैं। और राहुल गांधी वैसे भी जो नए पपिट प्राइम मिनिस्टर बने हैं बांग्लादेश के, यूनुस, उनके साथ बहुत करीब हैं। ये यूनुस जो है वो फेवरेट बांग्लादेशी है। ये क्या करते हैं, इनका मोडस ऑपरेंडी ये होता है कि ये इन देशों में जिनको आप थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ कहते हैं, हालांकि ये डेवलपिंग नेशंस हैं, उनमें अपनी मर्जी के पपेट्स बहुत पहले से तैयार करना शुरू कर देते हैं। जैसे पाकिस्तान में मलाला यूसुफजई को इस एज से तैयार किया है, और पहला बयान मलाला यूसुफजई का ये था कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनना चाहती हूँ, तो फ्यूचर में कभी भी मलाला यूसुफजई को पाकिस्तान में लाया जा सकता है। ऐसे ही यूनुस पे इन्वेस्टमेंट हो रही थी ओबामा के दौर में, उसको नोबेल प्राइज़ दिया गया, इसको प्रेसिडेंशियल मेडल दिया गया, इसको क्या कुछ नहीं किया गया। ये हिलरी क्लिंटन के करीब रहा है। अब अमेरिका की डीप स्टेट आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हिलरी क्लिंटन है, बराक ओबामा है, ये सब करीब हैं डीप स्टेट के, और एक तरह से माउथ पीस हैं या एक हथियार हैं डीप स्टेट का जो कि यूज़ किया जाता है। बाकी आपको बताया है कि ग्लोबल एक इकोसिस्टम का जॉर्ज सोरोस है, ये भी यूनुस के करीब था। अब यहाँ पे आप देखें कि अमर्त्य सेन भारत के, यूनुस और जॉर्ज सोरोस एक साथ खड़े हैं। अब अमर्त्य सेन के मुंह से आपने कभी कोई पॉजिटिव चीज़ तो सुनी नहीं होगी। तो अमेरिका में डेमोक्रेसी का मतलब हमें मैथ्यू मिलर समझा रहे हैं। अब आपने देखा ये मैथ्यू मिलर कह रहे हैं कितना, एक तो मुस्कुरा के बात कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी अब आ गई है, और मतलब डेमोक्रेसी इलेक्शन से जीतनी हुई हसीना वाजिद वॉज नॉट डेमोक्रेसी। मिलिट्री कू के ज़रिए, आर्मी की कू के ज़रिए बांग्लादेश में कब्ज़ा करना इज़ डेमोक्रेसी फॉर अमेरिका। और कितने खुश हैं। अब आप मुझे ये बताएं, इन्होंने इन्होंने कहा 300 आदमी मार दिया हसीना वाजिद ने, एब्सोल्यूट पावर, जबकि वो बलवाई थे जो कि बांग्लादेश में मुसलसल उल्टी सीधी चीज़ें कर रहे थे। स्टेट अपनी रिट लगाना चाह रही थी, जबकि बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हसीना वाजिद के रिजाइन करने के बाद सिर्फ 5 दिन में 300 से ज़्यादा मार दिए गए। मिनिस्टर्स को मारा जा रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है। आपने कहीं से कोई कंडेमनेशन सुनी हो यूनाइटेड नेशन से, यूनाइटेड स्टेट से, यूनाइटेड किंगडम से, यूरोपियन यूनियन से कहीं कोई कंडेमनेशन सुनी है कि आप ये क्यों हो रहा है, इसको क्यों नहीं रोका जा रहा? तो ये एक गंदा खेल चल पड़ा है। डोनाल्ड लू इस काम के माहिर हैं, ये नए हेनरी किसिंगर हैं। अब अजीज़ दोस्तों, मैं इनका एक और मोडस ऑपरेंडी बताऊं आपको कि देखें, ये है ना, पहले तो मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश में किस तरह 1905 में पहली बार हिंदुस्तान में बंगाल में सूबे की, बंगाल के प्रोविंस की डिवीज़न का मुतालबा आया ब्रिटिश में। ज़ाहिर है वो ब्रिटिश की तरफ से मुतालबे आते हैं इनके एजेंटों के ज़रिए, और बलवा हुआ, सैकड़ों निहत्ते हिंदुओं को मार दिया गया। नवाखाली में हिंदू पनाह गुज़ीनों को, मतलब हिंदुओं को पनाह लेनी पड़ी नवाखाली में कैंपों में, और गांधी जी भी नवाखाली गए थे। डायरेक्ट एक्शन डे के नतीजे में हिंदू मुस्लिम फसाद फिर बिहार, यूपी, गुजरात में भी हुए, और यही चीज़ हुई। अब हम आपको आते हैं कि तरीके बताते हैं। ईरान में पेरिस से आयतुल्लाह खुमैनी को भेजा गया। अब यूरोप में बैठा हुआ आदमी कौन होगा? वेस्ट का एजेंट ही होगा ना। तो खुमैनी पेरिस से फ्लाई करके गए ईरान में और इनकलाब लाए, और ईरान में शाह ईरान के खिलाफ जो बलवे हो रहे थे वो स्टूडेंट्स कर रहे थे। मोडस ऑपरेंडी देखें कि बांग्लादेश में भी स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, और यूनुस पेरिस से फ्लाई करके जाते हैं।
सेम मोडस ऑपरेंडी, सेम तरीकाकार। इसी तरह अशरफ गनी को भागना पड़ा, शाह ईरान को भागना पड़ा, हसीना वाजिद को भागना पड़ा। अब सिचुएशन ये है कि इनकलाब की बातें करते हैं। ईरान के इनकलाब का नतीजा आपने देख लिया। आप याद करें, अरब स्प्रिंग लगाई गई थी 2010 में, अरब मुल्कों में ये किया गया था। जब लीबिया सीरिया वगैरह में अटैक नहीं हुआ था, जब सद्दाम हुसैन भी जिंदा था, जब कद्दाफी भी जिंदा था, तो इन्होंने कोशिश की कि जिस तरह आज बांग्लादेश में कर रहे हैं वैसे कर लें। तो ये शुरुआत हुई थी अल्जेरिया, ट्यूनिस। ये अल्जेरिया और लीबिया के बीच में एक छोटा सा कंट्री है ट्यूनिस। एक मोहम्मद बू अजीज़ी को नौकरी नहीं मिल रही थी, इसने छाबड़ी लगाई सड़क के किनारे, और वहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर भत्ता लेने चला गया, जो कि आम सी बात है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में। उस पर पुलिस वाले ने इसके ऊपर टॉर्चर किया, तो उसने अपने आप को आग लगा ली। ये आग लगाने के नतीजे में पूरे मुल्क में एहतजाज, प्रोटेस्ट शुरू हो गए, आंदोलन शुरू हो गए। और ट्यूनिस के ज़ैनुल आबिदीन जो कि प्रेसिडेंट थे ट्यूनिस के, वो 30 साल से प्रेसिडेंट थे, उनको भाग के सऊदी अरब में पनाह लेनी पड़ी। अल्जेरिया, जॉर्डन और अम्मान, मिस्र, इजिप्ट की हुकूमतों ने भी फ़ौरन अपने यहाँ इन चीज़ों को रोकने के लिए, पब्लिक को खुश करने के लिए कुछ चीज़ें इख्तियार की। इजिप्ट में ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा फिर प्रोटेस्ट बढ़ गए, और तहरीर स्क्वायर जो इजिप्ट का था वो एक माइलस्टोन बन गया। और 30 साल से हुस्नी मुबारक जो प्रेसिडेंट था, उसकी तख्ता उलट गया, उसको भागने का मौका नहीं मिला, उसको सज़ा हुई फिर कोर्ट से। लीबिया के कद्दाफी 42 साल से हुकूमत कर रहे थे, लेकिन लीबिया को भी काफ़ी मसला हुआ, और फिर अमेरिकन स्पॉन्सर्ड वहाँ पे अटैक हुआ और कद्दाफी को मार दिया गया। यमन में 22 साल से अली अब्दुल्ला साले जो प्रेसिडेंट थे, उनको भी रिज़ाइन करना पड़ा। बशर असद को भी सीरिया के काफ़ी इसके जंगें हुई, आईएस क्रिएट हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन वो बच गया, लेकिन मुल्क तबाह हो गया। इसको अरब स्प्रिंग का नाम दिया गया। और मिस्र में हुस्नी मुबारक की हुकूमत तोड़ने का जश्न मनाया गया, ट्यूनिस में ज़ैनुल आबिदीन की हुकूमत टूटने का जश्न मनाया गया, यमन में। और ये खबर दी गई वेस्ट की तरफ से कि अरब स्प्रिंग की वजह से यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी आएगी। लेकिन नतीजा आप देख लें, यमन आज कहाँ खड़ा है, सीरिया लीबिया आज कहाँ खड़े हैं। इजिप्ट में हुस्नी मुबारक गया तो सीसी आ गया, वो हुस्नी मुबारक से ज़्यादा सख्त लीडर है, आर्मी का चीफ है। तो ट्यूनिस में भी क्या तब्दीली आई है ये लोगों को अच्छी तरह पता है, और हर तरह से तबाही बर्बादी है। ये वेस्टर्न स्पॉन्सर्ड जो प्रोटेस्ट होते हैं और रेजिम चेंज होती है ना, ये इनके नतीजे हैं। वो रशिया ने दिसंबर 2023 लास्ट ईयर बांग्लादेश के इलेक्शन से 1 महीने पहले ये वार्निंग इशू की थी कि बांग्लादेश के इलेक्शन के बाद अमेरिका ढाका में अरब स्प्रिंग स्टाइल का प्रोटेस्ट करवाएगा इलेक्शन के बाद, क्योंकि उनको पता था कि इलेक्शन कौन जीतेगा। तो अजीज़ दोस्तों, ये सारी सूरत हाल है। इसमें भारत में आप देख लें, आज 2 सोल्जर मारे गए, 3 ज़ख्मी हुए। टेररिस्ट अनंतनाग में घुसने की कोशिश कर रहे थे, भारत की फोर्स से मुकाबला हुआ। ये पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड ये चीज़ें चल रही हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि आप इतने अरसे से देख रहे हैं कि कश्मीर में इतना इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, आपने कभी अमेरिका, यूनाइटेड नेशंस, यूरोपियन यूनियन, किसी भी कंट्री से कंडेमनेशन सुनी है कि भारत में इतनी टेररिज्म की क्यों कोशिश हो रही है? तो ये जब इसी तरह आप देख लें, पाकिस्तान में बलोच इतना प्रोटेस्ट कर रहा है, इतना कुछ हो रहा है, बेचारी औरतें बच्चे कर रहे हैं, कोई इनको वो नहीं कर रहा। तो ये पूरा वेस्टर्न एजेंडा है जो कि इम्पोज किया जा रहा है, और इसके ये टट्टू हैं।
कांग्रेस ख़ास तौर पे ख़तरनाक खेल खेल रही है। ये आपके सलमान खुर्शीद कह रहे हैं कि बांग्लादेश में भी जो वायोलेंट प्रोटेस्ट हुए हैं, भारत में भी ऐसे वायोलेंट प्रोटेस्ट हो सकते हैं, क्योंकि आपने सबक सीखना है कि आवाम के ऊपर, पब्लिक के ऊपर आप मतलब पब्लिक की बातों को सुने। पब्लिक कौन? ये कह रहे हैं शाहीन बाग के प्रोटेस्ट भी पूरे मुल्क में फैल सकते थे लेकिन फेल हो गए, यानी इनकी कोशिश पूरे मुल्क में फैलानी थी। इसी तरह फार्मर्स प्रोटेस्ट को भी उन्होंने पूरे देश में फैलाना था, लेकिन क्या हुआ कि सिर्फ पंजाब तक रह गए। तो ये है कि कश्मीर में ये कह रहे हैं कि सब नॉर्मल नज़र आ रहा है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज़ें इसको इंडोर्स कर रहे हैं कांग्रेस के एक और लीडर मणिशंकर अय्यर, और कह रहे हैं कि बांग्लादेश जैसी सिचुएशन भारत में हो सकती है। भाई क्यों हो सकती है? कोई एक वजह तो बताओ। बांग्लादेश में क्या मसला था? कोई मसला तो नहीं था। इकोनॉमिक डेवलप कर रही थी, सब कुछ था। स्टूडेंट्स की जो डिमांड थी वो भी पूरी हो गई। इसके बाद ज़बरदस्ती रेजिम चेंज शुरू से एजेंडा था। हसीना वाजिद ने साफ कह दिया था कि क्रिश्चियन कंट्री क्रिएट करके उसमें अमेरिकन नेवल फोर्सेस का अड्डा बनाने के लिए हमें कहा गया था। एक गोरा आदमी था जिसने ये कहा था, और ये गोरा आदमी डोनाल्ड लू ही था जो कि ढाका गया था। तो ये है कि एक गंदा खेल चल रहा है पाकिस्तान में। इसके साथ बड़ा एक अजीब सा कॉमेडी सीन है। वो ये है कि ये सेनेटर मुशाहिद हुसैन, जो कि हमेशा से आर्मी के एजेंट रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हसीना वाजिद का हेलीकॉप्टर उड़ा तो मुझे ये याद आया कि इस रीजन में ये तीसरा वाक़या है। इससे पहले अशरफ गनी भागे थे और फिर श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर भागे थे। इनकलाब हमारे करीब करीब में दस्तक दे रहा है, ये हमारे लिए वार्निंग है। अबे इनकलाब, अव्वल तो ये कौन सा इनकलाब था? ये आर्मी लेके आती है। आर्मी का कौन सा वो होता है? ठीक है। और पाकिस्तान में तो वैसे ही आर्मी बैठी है। पाकिस्तान में तो फिर आर्मी ही रूल कर रही है। पिछले अगर आप ज़िया-उल हक के ज़माने से देख लें तो 50 साल से तकरीबन आर्मी ही रूल कर रही है। इससे पहले आर्मी डायरेक्टली रूल कर रही थी, मार्शल लॉ। ज़िया-उल हक 11 साल, मुशर्रफ 10 साल मार्शल लॉ। और इसके बाद जो पपिट सरकारें आई हैं, वो राहिल शरीफ चलाता था, बाजवा चलाता था, आज आसिम मुनीर चला रहा है, तो कियानी चलाता था। तो ये चीज़ें हैं। इमरान खान ने कहा है, इसकी पार्टी ने, कि 30 अगस्त तक इमरान खान को नहीं छोड़ा तो हम बांग्लादेश जैसा इनकलाब लाएंगे। ये साले क्या बोलूँ, बांग्लादेश की स्टाइल में एक मूवमेंट चलाने के लाहौर की एक यूनिवर्सिटी के करीब स्टूडेंट्स ने फंडिंग शुरू कर दी जमा, और 70,000 रुपये जमा कर लिए। और जमा हो गए तो ये मरी चले गए घूमने के लिए। पाकिस्तान का जो हिल स्टेशन है मरी, वहाँ घूमने के लिए चले गए। पाकिस्तान में ये चीज़ें नहीं हो सकती। दुनिया की सबसे मुर्दार कौम है ना, वो पाकिस्तानी हैं। ये सिर्फ बातें कर सकते हैं, वरना ये पाक फौज के बूट के नीचे दब रहे हैं, लेकिन कोई इनके उसमें तब्दीली नहीं आ रही। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।